अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन और इसमें टॉपिक है हमारे पास मैक्सिमम रेंज। इससे पहले हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड किया था, इसकी डेरिवेशंस की थी। और इस टॉपिक में हम देखेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव कर लिया था कि किस तरह से फार्मूला आया है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बराबर है VI² sin 2 थीटा अपॉन G के। तो आज हम देखेंगे कि रेंज मैक्सिमम कौन से एंगल पे होती है और मैक्सिमम रेंज की डेरिवेशन क्या है या मैक्सिमम रेंज का फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस वीडियो में हम सीखेंगे कि रेंज जो है ना, दो एंगल ऐसे होते हैं जिनमें रेंज एग्जैक्टली सेम आती है। ठीक है, जैसे देखें ये 75 डिग्री है और दूसरा एंगल यहाँ से 15 डिग्री है। तो ये 15 डिग्री का जो रेंज होता है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा होता है, ठीक है, कि ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है या ये रेंज कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो 75 डिग्री की यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज आई है 75 डिग्री एंगल की, तो अगर हम प्रोजेक्टाइल को 15 डिग्री पे जो है थ्रो करें तो वो रेंज एग्जैक्टली उतनी ही आती है, देख लें, जितनी 75 डिग्री की आई है। तो हम ये कह सकते हैं 75 और 15 डिग्री ये दो ऐसे एंगल है जिन पे रेंज सेम है। इसी तरह अगर आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें 60 डिग्री पे तो ये रेंज आई है उसकी ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है आपने, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, तो ये 60 डिग्री की रेंज आई है यहाँ तक। और अगर एक और देखें आप 30 डिग्री पे अगर आप एंगल को थ्रो करें तो एग्जैक्टली वही रेंज आती है जो 60 डिग्री की आई है। तो ये दो ऐसे एंगल्स हैं जिनमें रेंज सेम आ रही है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे ऐसा कैसे होता है और हमें कैसे पता चलेगा, अगर एक एंगल पता हो तो दूसरा कैसे फाइंड करें कि उसमें रेंज जो है सेम आ रही है। तो ये टॉपिक कवर करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है अफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टार्ट में हमने जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक स्टार्ट किया था तो फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि हम जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में वो एक ख़राब चीज़ समझी जाती है। वो एयर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में प्रोजेक्टाइल मोशन करेक्टली जो है वो हम उसको स्टडी नहीं कर सकते। तो क्या इफेक्ट है एयर रेजिस्टेंस का प्रोजेक्टाइल मोशन में, एक ये टॉपिक हम कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जो है देखेंगे कि मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है। तो आपने इससे पहले वीडियो में जो है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल तो फाइंड कर ली थी। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या फार्मूला है, VI², VI यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय G। ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है या कहाँ से आया है, तो इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लें, आपको बहुत अच्छे से वहाँ पर मैंने समझाया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ हमने ये देखना है कि इस फार्मूले में यहाँ थीटा की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें तो हमारे पास रेंज जो है वो मैक्सिमम आती है। रेंज होता है आपके पास, रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। जैसे ये Y एक्सिस है आपके पास और ये जो है ये X एक्सिस है। तो यहाँ पे आप किसी भी एंगल पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है, तो आपके पास जो वो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगी वो प्रोजेक्टाइल, और जहाँ पर आके आपके पास यहाँ फाइनल ग्राउंड पे हिट करेगी, तो यहाँ जो इसका एंगल है वो क्या बन रहा है, 45 डिग्री अगर बन रहा है तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी हम कहेंगे कि वो मैक्सिमम उसकी रेंज आई है। यानी अगर आप 45 डिग्री से बड़ा एंगल लें या 45 डिग्री से छोटा एंगल लें तो इस पॉइंट से रेंज कम ही आएगी। अब ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन इतना हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि 45 डिग्री पर रेंज जो है वो मैक्सिमम होती है। रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब आप एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो 45 डिग्री के एंगल पे। फ़र्ज़ करो 30 डिग्री के एंगल पे आप थ्रो कर रहे हैं, ये 45 है अगर, तो ये 30 होगा। 30 पे आप थ्रो करेंगे तो रेंज आपके पास इतनी आएगी, यानी देखिए उससे कम है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये कम आता है। और अगर आप 45 से बढ़ा दें, ये 45 है ना, आप ऐसा कर लें आप 70 डिग्री पे या 75 डिग्री पे थ्रो करें तो भी रेंज जो है आपके पास क्या आती है, वो कम ही आती है। ठीक है, 45 डिग्री से फिर भी रेंज कम होती है। तो हम ये कहेंगे कि 45 डिग्री वो एंगल है जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास रेंज आती है। बाकी अगर 45 डिग्री से बड़ा एंगल ले लें तो भी रेंज कम हो जाती है, 45 डिग्री से छोटा एंगल ले लें तो भी रेंज कम हो जाती है। ठीक है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कैसे। तो ये रेंज का फार्मूला है आपके पास। तो यहाँ पे क्या है, द ग्रेटर द इनिशियल स्पीड, कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी यानी VI जितनी ज़्यादा होगी द ग्रेटर इज़ द रेंज। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, रेंज ये उतनी ज़्यादा होगी। VI की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा रेंज।
क्योंकि देखिए रेंज के फार्मूले में इनिशियल वेलोसिटी है और रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी पे। तो ग्रेटर द इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर विल बी द रेंज। तो इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर होगी तो रेंज ग्रेटर होगी, ये पॉइंट लिखा हुआ है आपकी बुक में। इसके अलावा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कब होती है, तो आप याद रखें आपकी बुक में पॉइंट ये लिखा हुआ है कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम तब होगी जब ये रेंज के फार्मूले में ये जो 2 थीटा आपको दिख रहा है ना, साइन 2 थीटा रेंज के फार्मूले में आ रहा है, अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू इक्वल्स टू 1 आ जाए तो हम कहेंगे कि रेंज मैक्सिमम है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो हम कहेंगे रेंज क्या है, मैक्सिमम है। अब आप देख लें कैसे 1 आ सकती है। साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आ जाए तो रेंज मैक्सिमम है। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 कैसे आ सकती है, तो साइन की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे आ सकती है, हम कह सकते हैं ना साइन 0 डिग्री तो 0 होता है, साइन 0 डिग्री क्या है, 0 होता है। लेकिन अगर साइन 90 डिग्री लें, कैलकुलेटर में आप लेके देख सकते हैं, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 1, यानी साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर 2 तो लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा की वैल्यू इक्वल्स टू 1 हमें करनी है ना, हमें कहना है कि साइन 2 थीटा को इक्वल्स टू 1 लाना है। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, अगर थीटा की वैल्यू आप पुट कर दें 45, थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दें 45। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं साइन 2 और थीटा की वैल्यू आप 45 पुट कर लें, थीटा की जगह 45 लिखें इक्वल्स टू 1। अच्छा 2 को 45 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आता है 90। तो ये साइन क्या हो गया है, साइन 90 इक्वल्स टू 1। तो ये समझ आ गई आपको कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इसका मतलब थीटा की जगह अगर आप 45 पुट करते हैं तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। अगर थीटा हम 45 पुट कर लें तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। तो रेंज मैक्सिमम कब होगी, अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आ जाए। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 लानी है तो एंगल क्या होना चाहिए, 45। इसका मतलब रेंज मैक्सिमम किस एंगल पर होती है, 45 डिग्री पे, क्योंकि 45 डिग्री पे साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, और रेंज हमारे पास क्या आती है, फिर मैक्सिमम रेंज आती है। कैसे 45 होती है, आपने थीटा जो है 2 थीटा को इक्वल्स टू जो है वो 90 रखना है। देखें साइन 2 थीटा इक्वल है 1, साइन 2 थीटा 1 के इक्वल कब होता है, अगर 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, 90, 2 थीटा की वैल्यू 90 आ जाए तो साइन 90 क्या होता है, अगर 2 थीटा की वैल्यू 90 आ जाए तो साइन 90 क्या होता है, 1। तो हमने कहा 2 थीटा की वैल्यू अगर 90 आ जाए तो 2 थीटा की वैल्यू 90 आ जाए, साइन 90 क्या होता है, 1। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कर क्या होगा, डिवाइड, तो डिवाइड करें, 2 1 ज़ार 2, ठीक है, और होगा ये 2 4 ज़ार 8 है ना, और 1 इस पे कैरी, तो 2 5 ज़ार 10, तो थीटा क्या आ रहा है, 45 डिग्री। यानी साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 तब होती है जब आपके पास थीटा की वैल्यू 45 हो, और जब थीटा की वैल्यू 45 होती है ना तो 2 थीटा का क्या हो जाता है, 90 डिग्री। यहाँ पे हमने देखा है ना 2 थीटा, अगर थीटा 45 पुट करते हो तो 2 थीटा कितना हो जाता है, 2 थीटा की जगह यहाँ क्या आ गया, खुद ही आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 90 डिग्री आ गया। तो 2 थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो, दूसरी तरह हम कहें कि थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री हो, ठीक है, तो आंसर में साइन 2 थीटा हमारे पास 1 आ जाता है। तो इस फार्मूले में साइन 2 थीटा पूरा जो है किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 45 रखी है, 2 को 45 से मल्टीप्लाई किया है तो 90 आ गया है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो ये पूरा फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, रह जाएगा VI² अपॉन G। तो ये जो VI² अपॉन G है ना, ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है। इसमें आप इनिशियल वेलोसिटी और G की वैल्यू पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम रेंज होगी, ठीक है। तो इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं, इसकी डेरिवेशन भी हम कर लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम रेंज की हम डेरिवेशन यहाँ पर देख लेते हैं, तो किस तरह से आएगी, आपने रेंज का फार्मूला लिख लेना है जो आपने ड्राइव किया। रेंज बराबर है VI² साइन 2 थीटा अपॉन G के, रेंज इक्वल है VI² उसी तरह लिखें, साइन उसी तरह लिखें, 2 भी लिख दें। थीटा की जगह क्या पुट करना है, थीटा क्या होगा, तो रेंज मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा का 45 डिग्री होना ज़रूरी है। अगर मैं डायरेक्ट पूछूं थीटा को 45 छोड़ मैं पूछूं 2 थीटा की वैल्यू क्या हो तो रेंज मैक्सिमम होगी, तो 2 थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए। हाली थीटा है ना तो वो तो 45 होगा, 2 थीटा है इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा यानी 45, तो 2 45 ज़र क्या होता है 90। तो 2 थीटा की वैल्यू 90 हो या थीटा की वैल्यू 45 हो, तो साइन 2 थीटा ओवरऑल आपके पास 1 के इक्वल आ जाता है। खैर थीटा की वैल्यू आपने 45 पुट की तो साइन उसी तरह लिख दें, 2 मल्टीप्लाई 45 90 आ जाएगा, बाकी VI² और G उसी तरह लिख दें।
नीचे देखें साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो साइन 90 की जगह 1 लिख दें। रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला आ जाएगा VI² 1 × 1/G। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है, तो VI²/G। तो ये फार्मूला है आपके पास मैक्सिमम रेंज फाइंड करने का। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं अगर हमें मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी हो। तो यहाँ पर बस इसी तरह आपके पास लिखा हुआ था मैक्सिमम रेंज के लिए, आपको बुक में भी बस ये फार्मूला दिया हुआ था कि रेंज मैक्सिमम फाइंड करनी हो तो VI²/G, यानी ये फार्मूला आप यूज़ करते हैं। ठीक है, और इधर से आपके पास सिर्फ MCQs आते हैं, आपने बस इसको MCQs की हद तक पढ़ना है कि रेंज मैक्सिमम कब होती है, अगर sin 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाए 1, और sin 2 थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा क्या हो 45 हो। तो थीटा 45 होगा, 2 × 45 90 हो जाएगा, और sin 90 क्या होता है 1। तो थीटा की वैल्यू 45 होगी तो sin 2 थीटा 1 के इक्वल आ जाएगा, और रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। तो थीटा को क्या होना है 45 डिग्री। ठीक है, तो sin 2 थीटा 1 आ जाएगा। और अगर आपसे पेपर में थीटा नहीं, वो पूछ रहे हैं 2 थीटा की क्या वैल्यू रखें तो sin 2 थीटा 1 आए, तो देखें थीटा पूछें तो 45 डिग्री है, लेकिन 2 थीटा पूछें तो 2 × थीटा की जगह 45 लिखें तो 2 × 45 = 90, तो 2 थीटा को 90 होना चाहिए, तब आपके पास जो है रेंज मैक्सिमम आएगी। खाली थीटा को 45 होना चाहिए और 2 थीटा को 90, ये वाला थोड़ा सा फ़र्क करके आपने याद रख लेना है। ये ना 2 थीटा वहाँ पर ऊपर लिखा और आप 45 पे टिक कर लें MCQs में, तो ये बस MCQs की हद तक आपने इसको देख लेना है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास सेम रेंज, यानी ऐसे कौन से 2 एंगल हैं जिनमें रेंज हमारे पास सेम आती है, तो डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो आपके पास रेंज सेम कब होगी, इसको यहाँ से हम देखेंगे। सेम रेंज क्या है, इफ़ स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल VI, जो इनिशियल स्पीड है प्रोजेक्टाइल की, आपने एक बॉल को थ्रो किया है तो उसको इनिशियल स्पीड VI से थ्रो किया है, तो अगर आपके पास उसकी इनिशियल स्पीड और G की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी थ्रू आउट द मोशन अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से थ्रो करते हैं ना, इस तरह से आपने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है और वो यहाँ से ऐसे जा रही है, तो इस पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है ना, जो नीचे की तरफ इसको ला रही है, वो 9.8 और वो कांस्टेंट रहे। और दूसरी बात, जिस इनिशियल वेलोसिटी से इसको आपने फेंका है ना, पूरे मोशन में जो है वो इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहे, यानी वेलोसिटी चेंज ना हो, तो फिर आपके पास ऐसे 2 एंगल्स आते हैं जिनमें रेंज क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। डिस्कस करते हैं कैसे। क्या कह रहे हैं कि VI और G जो है वो कांस्टेंट हो, देन देयर ऑलवेज 2 एंगल्स फॉर विच प्रोजेक्टाइल हैज़ सेम रेंज। तो फिर 2 एंगल्स ऐसे आते हैं, ठीक है, 2 एंगल्स ऐसे आते हैं जहाँ पे प्रोजेक्टाइल की रेंज क्या होती है, सेम होती है। दीज एंगल्स आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। उन एंगल्स को क्या कहते हैं, वो जो 2 एंगल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम जो है वो 90 के इक्वल होता है। ऐसे 2 एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो तो हम उन एंगल्स को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल, ये आपको बुक में इन्होंने 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो 75 और 15 इन दोनों पे रेंज सेम है। देख भी लेते हैं साथ साथ। ये देखिए 75, ये रेंज आ रही है 75 की, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। और दूसरा 15 है, ये 15 है और वो भी यहीं तक आ रहा है। तो 75 और 15 पर रेंज सेम है। 75 + 15 को क्या होना चाहिए, 90, क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, क्योंकि इनका सम क्या है, 90 के इक्वल है। इसी तरह 60 और 30, ज़रा 60 पे देखें रेंज और 30 पे देखें रेंज, तो सेम है। तो 60 + 30 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसी तरह 70 और 20, वो यहाँ पे गिवन नहीं है, बट 70 डिग्री और यहाँ से 15 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ 20 डिग्री पे रेंज सेम होगी, और 70 + 20 करें तो 90 डिग्री आएगा। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं उन दोनों पे जो है रेंज आपके पास क्या आती है, सेम आती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक तो एंगल थीटा होता है, और अगर आपको दूसरा एंगल फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, 90 - थीटा। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये कैसे होगी। यानी अगर जो है आपको एक एंगल यहाँ पे गिवन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको ये 75 और उसका करवा देती हूँ 15, 75 और 15 हैं, 2 एंगल्स हैं यहाँ पर। फ़र्ज़ करें आपको ये वाला दे दिया है, 75 दे दिया है, ये एंगल आपको पता है, ठीक है, 75 आपको पता है कि वो गिवन है, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया इफ़ 75 इज़ गिवन, ठीक है, और दूसरा एंगल पूछा गया है, दूसरा एंगल क्वेश्चन मार्क है, तो आपको पता है क्योंकि दोनों एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, तो एक अगर गिवन है तो उसको थीटा बोल देंगे। 75 गिवन है, दूसरा निकालने के लिए 90 में से उस थीटा को माइनस कर दें,
90 में से थीटा को माइनस करें, दूसरा एंगल खुद ही पता चल जाएगा। 75 गिवन है ना, ये समझे हमें नहीं पता, तो 90 में से 75 निकालें तो क्या आता है 15, तो दूसरा एंगल क्या है 15, 90 माइनस 75 क्या आ जाएगा 15। इसी तरह फर्स्ट करें जी 75 की जगह 15 गिवन है, फर्स्ट करें 75 नहीं 15 गिवन है, तो अब दूसरा एंगल निकालना है, तो दूसरा एंगल कैसे आएगा, वही करेंगे 90 में से अब 15 को माइनस करें, 90 में से 15 को माइनस करें तो आंसर 75 आएगा, तो दूसरा 75 होगा। अच्छा, इसी तरह अगर आपको 30 डिग्री पता है, इफ़ 30 डिग्री इज़ गिवन, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, 90 में से 30 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 60, तो दूसरा आपको पता चल गया 60 है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको 70 पता है, 70 डिग्री पता है, दूसरा निकालने के लिए 90 में से 70 माइनस कर दें, तो 90 डिग्री में से 90 में से 70 डिग्री को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 डिग्री। तो इस तरह एक एंगल अगर पेपर के MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एंगल गिवन हो और पूछें कि इसका दूसरा एंगल क्या है जिस पर रेंज सेम होगी, तो आपने उस एंगल को 90 में से माइनस करके चेक कर लेना है, दूसरा आपको पता चल जाएगा। ये भी MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये तो आपके MCQs आता है, ठीक है, आप ये समझ लें मोस्ट रिपीटेड MCQs है। तो मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल की कौन से एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे, ठीक है। और अगर वो कहें कि मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है 2 थीटा की वैल्यू उसमें क्या होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू 45 होनी चाहिए ना, तो 2 थीटा निकालना है, तो थीटा को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो 45 को भी किससे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो 2 45 आर 90, तो वो वैल्यू 90 होनी चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, 45 से कम और 45 से ज़्यादा रेंज क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि मैक्सिमम रेंज, सबसे ज़्यादा रेंज 45 डिग्री पे आती है। आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये देखें ज़रा 45 डिग्री की रेंज जो है ना, ये 45 डिग्री की ये रेंज सबसे ज़्यादा है। ये देख लें डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इससे आगे कोई नहीं है, सारी इससे कम है। तो 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है। 45 डिग्री से एंगल थोड़ा सा बढ़ा दें तो रेंज जो है वो क्या हो जाती है आपके पास, कम हो जाती है, और 45 डिग्री से एंगल कम कर दें तो भी रेंज क्या होती है, कम होती है। सिर्फ 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होती है। तो यहाँ तक आपके पास ये टॉपिक भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो है एक और टॉपिक हम कर लेते हैं, वो है अफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन में। अच्छा, ये रेंज वाली जो बात अभी मैंने आपसे की है, इसको हम इस तरह से भी देख लेते हैं। मैंने आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के थ्रू रेंज फाइंड करने का बताया ना कि कैसे करेंगे, 90 में से थीटा माइनस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा क्या है। अदरवाइज एक और तरीका भी है, आप देखें 15 डिग्री और 75 डिग्री पर रेंज बिल्कुल सेम आ रही है बुक में, उन्होंने एक ही डायग्राम में बनाया, मैंने इसको अलग अलग करके कर दिया है। 30 डिग्री और 60 डिग्री पर रेंज सेम आ रही है और सबसे ज़्यादा रेंज 45 डिग्री पर आ रही है। आप देखें इसकी इधर तक है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है और इसकी सबसे ज़्यादा रेंज है। तो सबसे ज़्यादा रेंज आपके पास किस पे आती है, 45 डिग्री पे आती है। तो वो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं कि 75 और 15 है ना, आप मुझे बताएं मैक्सिमम रेंज जो है वो किस एंगल पे आती है। तो मैक्सिमम तो 45 पे आती है, ठीक है। 45 डिग्री पे देख लें रेंज क्या है, मैक्सिमम है ना, तो 45 में कुछ ऐड करें और वही आप 45 में से निकालें, तो जो दो एंगल्स आएंगे उन पे रेंज सेम होगी। जैसे 45 + 30 क्या होता है 75, 45 में से 30 निकालें तो क्या होता है 15, तो 75 और 15 पे रेंज क्या है, सेम। एक और कर लेते हैं, 45 में 15 डालें और 45 में से 15 ही निकालें, तो जो दो एंगल्स आएंगे उन पे रेंज क्या होती है, सेम। तो देख लें 60 और 30 आ रहे थे, 45 + 15 60 और 45 - 15 30, तो 60 और 30 पे रेंज क्या है, सेम है। इसी तरह एक और बुक में उन्होंने एग्जांपल दी हुई थी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आप 45 में 25 डालें और 25 ही निकालें। 45 से क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि 45 मैक्सिमम एंगल है, ठीक है, जिस पे रेंज मैक्सिमम होगी। ये वो मैक्सिमम एंगल है या ये वो एंगल है जिस पे रेंज ने मैक्सिमम होना है, इसलिए हम इसी में से निकालना है और इसी में डालना है, ठीक है। 45 में 25 डालें और 45 में से 25 निकालें, दो एंगल्स आएंगे, रेंज उन दोनों पर सेम होगी। तो बस इस तरह भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको एक एंगल गिवन हो तो दूसरा आप 90 में से माइनस करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर जो है दोनों एंगल्स ही नहीं गिवन हैं तो फिर वो तरीका कर सकते हैं जो मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। 45 में से प्लस और माइनस करके देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एयर रेजिस्टेंस क्या अफेक्ट डालती है प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन में कि हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को एक ख़राब चीज़ समझा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में
क्योंकि अगर आप जो है ना एक बॉल को ही थ्रो करके देख लें, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस की प्रेजेंस में, एक बार आप उसको सेम एंगल पे थ्रो करके देखें तो वो बॉल यहाँ तक जाएगी, दूसरी बार उसको थ्रो करेंगे थोड़ा सा पीछे आएगी, दोबारा थ्रो करके देखें उससे पीछे आएगी। तो आपको एग्जैक्ट रेंज नहीं पता चल सकती कि इस एंगल पे थ्रो करें तो बॉल ने कहाँ ही जाना है, ठीक है। एग्जैक्ट पॉइंट आप फाइनल डेस्टिनेशन का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो है हम एयर रेजिस्टेंस को एक तरह से निगलेक्ट कर देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। बाकी जिस पैराग्राफ में लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। क्या है आपको कह रहे इसमें कि एयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, एयर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ कर देती है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या है, कोई भी बॉल है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी बॉल को, स्टोन को थ्रो कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो जब आप उसको एयर की प्रेजेंस में थ्रो करेंगे ना तो उसकी स्पीड को या उसकी वेलोसिटी को एयर रेजिस्टेंस क्या कर देती है, डिक्रीज़ यानी कम कर देती है। क्योंकि वो बॉल आगे जाना चाह रही है और हवा उसको पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड में या वेलोसिटी में क्या आ जाता है, डिक्रीज़ आ जाता है। ठीक हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है एयर रेजिस्टेंस अफेक्ट द पैराबोलिक मोशन। एयर रेजिस्टेंस जो है पैराबोलिक मोशन को जो है वो अफेक्ट करती है या उस पर असर डालती है। पैराबोलिक मोशन कौन सा होता है, ये जो आपके पास ये शेप जो बन रही है ना, इसको कहते हैं पैराबोला। और इस शेप या इसके ऊपर जो मोशन कर रही होती है, जो चीज़ या इस तरह का जो मोशन परफॉर्म कर रही होती है, इसको हम कहते हैं पैराबोलिक मोशन, ठीक है। और जो चीज़ ये मोशन परफॉर्म करती है वो कहलाती है प्रोजेक्टाइल। अच्छा, पैराबोलिक मोशन जो है उसमें क्या होता है प्रोजेक्टाइल के, बाय रिड्यूसिंग इट्स रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। एयर रेजिस्टेंस क्या कर देती है, उसकी रेंज को और उसकी हाइट को भी डिक्रीज़ कर देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, रेंज और हाइट क्या होता है। रेंज होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, और हाइट वर्टिकल डिस्टेंस यानी अलोंग वाई एक्सिस। तो ये जो ऊपर ये वाली जो है ना, जो थोड़ा सा ऊपर भी गई हुई है और देखिए रेंज में भी ज़्यादा आ गई, इसकी हाइट भी ज़्यादा है और ये रेंज भी ज़्यादा है, वो विदाउट एयर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया हुआ है। तो आप देखिए ज़रा हाइट कितनी ज़्यादा आई है और रेंज देखें, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ज़्यादा आया है। ये कब आया है, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं थी। लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस थी तो देखें हाइट भी कम हो गई है, इसकी निस्बत देखें ना, इससे कंपेयर करके हाइट भी कम हो गई है और रेंज भी कम हो गई है। पहले इतनी थी और अब इतनी हो गई है। तो हम कह सकते हैं ना कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो एक प्रोजेक्टाइल की हाइट को और रेंज को क्या कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस जो है वो अफेक्ट डालती है किस पे, रिड्यूस कर देती है रेंज और मैक्सिमम हाइट को। इसके अलावा एयर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से लेके टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में यहाँ तक कितना टाइम लगा है, टोटल टाइम। तो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है ना तो वो टाइम कम होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी ना। वेलोसिटी को कम करने वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं ना। एयर रेजिस्टेंस क्या करती है, स्पीड को कम करती है ना। अगर स्पीड कम नहीं हो रही है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो कितनी तेज़ी से यहाँ तक पहुँच जाएगी, यानी टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस है तो अब उसको जब आप फेंकेंगे ना तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसकी स्पीड कम करेगी ना एयर रेजिस्टेंस। स्पीड कम हो जाएगी तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगी वापस नीचे ग्राउंड तक पहुंचने में। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या कर देती है, टाइम ऑफ फ्लाइट को इंक्रीज़, बढ़ा देती है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट को इंक्रीज़ कर देती है, जबकि रेंज और हाइट को डिक्रीज़ कर देती है। ये आपने याद रखना है। और एयर रेजिस्टेंस स्पीड को भी यानी वेलोसिटी को भी प्रोजेक्टाइल की क्या कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है। तो यहाँ तक आपके पास ये 3 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं मैक्सिमम रेंज का, ठीक है। इसके अलावा आपने डेरिवेशन की है, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे फाइंड करनी है। उसके बाद हमने देखा है ऐसे कौन से 2 एंगल्स हैं जिनसे हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक जो है हमने देखा है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें एयर रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन का जो टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।